को करो धीरे धीरे ज्वाइन। तो 7.13 का बी करना है ना। एक टेक्स्ट बुक दो भाई, आप शेयर करना है ना। 7.13 बी। ए कंप्लीट हो गया था, ए कंप्लीट हो गया था। तो बी देखते हैं। शो दैट द child's new kinetic energy of rotation is more than the initial kinetic energy of rotation. How do you account for this increase in kinetic energy? तो ये ए से कनेक्टेड है, तो ए से कनेक्टेड है, तो सही बात है ना। ये कह रहे हैं शो दैट द चाइल्ड्स न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सही बात। तो इसी को दो बार पता कर लेते हैं ना, कहाँ बड़ी बात है। हमें ए जो पोर्शन है इसका किया हुआ है ना रजिस्टर में, ए वाला पोर्शन, उसमें आपको I1 पता है, ओमेगा 1 पता है। देखो आई थिंक पता है, ओमेगा 1 40 कुछ था ना, और I2 पता है, ओमेगा 2 पता है। सही बात। तो जब आपको I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2 मालूम है, तो आप काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट टाइम पता कर सकते हैं I1 ओमेगा 1 पुट करके। करते हैं, चलिए, ज्यादा ही होगी है ना, वैल्यू पुट करते हैं। तो हाफ आई कितना है, मतलब I1 कितना है, जस्ट वैल्यू बता दो। I1 इक्वल टू आई मानेंगे ना अब, और I2 इक्वल टू कितना मानेंगे, 2/5, 2/5 टाइम्स बताया था ना। तो I1 इक्वल टू आई, I2 इक्वल टू 2/5 ऑफ आई, ठीक है। और ओमेगा 1 40 था, बताइए 40 का स्क्वायर 1600, तो ये हो गया 800 आई, मानते हैं ना, 800 आई, ब्रैकेट के बाहर लिख दें जूल, 800 आई। तो काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस, जब उसके हाथ कैसे थे, आउट स्ट्रेच्ड है ना, बाहर की तरफ आउटवर्ड स्ट्रेच्ड थे। सेकंड केस में हम कौन सा कर रहे हैं, 7.13 का बी पोर्शन आज देख रहे हैं। ये तो कर लिया था, ओमेगा 2 आई थिंक 100 आया था, जहां तक मुझे याद है 100 आया था ना, 100 आ गया था ये। तो वैल्यू पुट करते हैं, अभी देखते हैं। जब हम सेकंड टाइम काइनेटिक एनर्जी पता करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड केस, तो वो हो जाएगी हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो सही है ना, हाफ mv स्क्वायर के जैसा होता है ना, I के प्लेस पर m, v के प्लेस पर ओमेगा। ओके, तो देखिए हाफ I के प्लेस पर 2/5 आई, ओमेगा के प्लेस पर 10,000, ओमेगा स्क्वायर है ना, 100 का स्क्वायर 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा, बताइए बताइए, 2500 है ना, 1250 आई, कितना आ रहा है आप ही बताइए। ये तो 2000 आ रहा है क्या, देखो 2000 लग रहा है मुझे, है ना, बिल्कुल सही है, 2000 आई। तो सेकंड टाइम जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, सेकंड टाइम वो 2000 आई होगी, और फर्स्ट टाइम कितनी थी, 800 आई। इसका मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी काफी इंक्रीज हो चुकी है।
800 आई से कितना पहुंच गया 200 आई। हमें आई की वैल्यू नहीं पता, नहीं तो हम जूल में एनर्जी बता देते, बट हमने प्रूव तो कर दिया देखकर कि हाँ इंक्रीज हो गई है, सही है ना। तो ये तो बहुत इजी काम था। ओके नेक्स्ट, रॉप ऑफ नेग्लिजिबल मास स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन हो जाएगा ना, इंक्रीज हुई है, आई थिंक कर लेंगे आप लोग। A rope of negligible mass is wounded around a hollow cylinder of mass 3 kg। ठीक है, एक होलो सिलेंडर है जिसका मास है 3 kg और उसकी रेडियस है 40 सेंटीमीटर। What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? What is the linear acceleration of the rope assuming that there is no slipping? ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको बात को समझाते हैं। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7.18। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है पहले वो बात कर लेते हैं। गिवन बताइए मास कितना है सिलेंडर का? 3 kg। ओके 3 kg, रेडियस 40 सेंटीमीटर, यस दैट सर। मींस 0.4 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर। फोर्स जो रॉप है, उस रॉप को कितने फोर्स से पुल किया जा रहा है? फोर्स कितना न्यूटन है ना? 30 न्यूटन। ठीक है, 30 न्यूटन के फोर्स से इसको पुल किया जा रहा है। आपसे दो इंफॉर्मेशन इन्होंने पूछी है, एक तो एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है ना, एक लीनियर एक्सेलरेशन पूछा है। तो सब कुछ कर लेंगे। हमें कौन सा ऑब्जेक्ट इन्होंने कहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? एक होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर का रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो I इक्वल टू कितना होता है? mr स्क्वायर। फॉर्मूला याद आना चाहिए, विदाउट फॉर्मूला न्यूमेरिकल तो कैसे करेंगे। तो किसी होलो सिलेंडर का उसकी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर। पता करो पहले mr स्क्वायर। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर, तो पहले आपको आई पता करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से A इक्वल टू एफ अपॉन एम होता है ना लीनियर में, A इक्वल टू एफ अपॉन एम होता है लीनियर में, उसी तरह से अल्फा इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई होता है किसमें? एंगुलर मोशन में। अल्फा इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई होता है। ठीक है, तो जैसे ये फॉर्मूला है लीनियर में, वैसा का वैसा इक्विवेलेंट फॉर्मूला एंगुलर में ये होता है। तो जब तक आप आई पता नहीं करेंगे, टॉर्क पता नहीं करेंगे, अल्फा पता नहीं कर पाएंगे। तो 3 स्टेप है। पहला स्टेप आई पता करो, दूसरे स्टेप में हम टॉर्क पता करेंगे, और तीसरे में अल्फा आ जाएगा, और जब अल्फा आ जाएगा तो ए भी आ जाएगा। तो आई आपने पता किया हो तो बताइए। क्वेश्चन की समरी बता दी मैंने आपको, एम आर स्क्वायर 0.4 स्क्वायर 0.48। 0.48 बिल्कुल ठीक, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। 0.48 आ रहा है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर में है ना। आई की वैल्यू आ गई। अब मैं बात करूंगा टॉर्क की। तो टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। याद आ रहा है टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो जब किसी सिलेंडर पर किसी रॉप को वुंड करते हैं और रॉप को जब खींचते हैं, तो सिलेंडर पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंट के अलोंग। अगर सिलेंडर पर टेंजेंट के अलोंग फोर्स हो, ये तो अभी 3D में नहीं है, मार्कर बोर्ड है इसलिए, अगर किसी सिलेंडर पर टेंजेंट के अलोंग फोर्स हो, ये डॉट क्या है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फोर्स, जिससे मार्कर दिख रहा है ना, मार्कर का पॉइंटर, इस डायरेक्शन में आप रॉप को खींच रहे हैं। क्या है? रॉप इस पर वुंडेड है पूरी, और आप रॉप को खींच रहे हैं। तो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो है मार्कर। फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है? मार्कर। ठीक है, और रोटेशनल एक्सिस कहाँ है? ये। तो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है। तो टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो यहाँ आर इंटू एफ होगा। इंटू क्यों? क्योंकि साइन 90+1 होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए हमें टॉर्क का। तो यहाँ आर
एफ म्यूचुअली 90 डिग्री पर है। तो कुल मिलाकर आई फाइंड करने के बाद आपको लिखना है टॉर्क ऑन दी सिलेंडर। लिखिए टॉर्क ऑन दी सिलेंडर, टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ, आर इंटू एफ। यहाँ आर मैं कैपिटल लेटर में लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, कैपिटल लेटर वाला है ना। फोर्स रॉप को कितने न्यूटन के फोर्स से पुल किया जा रहा है? 30 न्यूटन। तो वैल्यू पुट कीजिए, टॉर्क इक्वल टू 0.4 इंटू 30, दैट मीन्स 12 न्यूटन इंटू मीटर। 12 आना चाहिए। तो टॉर्क की वैल्यू आई है 12 न्यूटन इंटू मीटर, इसकी यूनिट होती है। ओके, नाउ अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, होता है फॉर्मूला टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, डेरिवेशन भी किया हमने इसका। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? टॉर्क अपॉन आई। तो जब आई आ जाए, टॉर्क आ जाए, तो आप लिखिए नाउ टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, सो अल्फा इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई। सो अल्फा इक्वल टू टॉर्क के प्लेस पर 12, आई के प्लेस पर 0.48। ये सॉल्व इजीली हो जाएगा, 12 इंटू 100 अपॉन 48। 25 आ रहा है क्या? यस सर, है ना, 25 अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू रेडियन, आर ए डी, रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। जैसे मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है लीनियर एक्सेलरेशन, ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहला आंसर अल्फा आ गया। अल्फा आ गया तो ए भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? आपको एक A is equals to R alpha. हाँ, एक रिलेशन पता है, ए इक्वल टू आर अल्फा होता है ना, ए इक्वल टू आर अल्फा। तो ए इक्वल टू आर अल्फा से ए पता कीजिए। नाउ लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। नाउ लीनियर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा, ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा कीजिए। ए इक्वल टू आर, आर कितना है? 0.4, अल्फा 25, 10 आ रहा है क्या? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Yes sir. 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन अच्छा था। आपको सिलेंडर की एक पिक्चर दिमाग में बनानी थी। तो कोई होलो सिलेंडर है, उसके ऊपर रॉप को वुंड किया हुआ है ना। जैसे अपने कोई पूरा विलेजेस में कोई जाते हैं ना, गांव में जो ये होते हैं ना दूध वाले वगैरह, जब मिल्क से बटर सेपरेट करना होता है तो उसको बहुत शेक किया जाता है। आजकल तो हमारे पास बहुत मशीनरीज है, मिक्सर ग्राइंडर है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो वहां पर वुडन सिलेंडर होते थे, उसके ऊपर रॉप होती थी और दोनों हैंड से उसको एक तरह से घुमाया जाता था और वो मिल्क शेक होता था, जो भी है वैसा कुछ आपको कह दिया। बट वहां पर तो सॉलिड वुड होता था, यहाँ पर होलो सिलेंडर है। अब होलो सिलेंडर है तो आपको पता है आई क्या होगा? mr स्क्वायर। तो जब आप रॉप को खींचते हैं, पुल करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तब सिलेंडर घूमता है, मतलब रोटेशन करता है। तो वो जो रोटेशन करता है उसकी पूरी कहानी चल रही है। रोटेशन मोशन में रोटेशनल एंगल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और सरफेस का लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा? सरफेस का लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पर आर कौन सा लिखना चाहिए था? जो सरफेस का रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस है ना। सिलेंडर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल रोटेशनल एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हर पार्टिकल रोटेशनल एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर है। तो उन पार्टिकल्स का लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा? वो हमें इससे मिलता है, ठीक है। होलो सिलेंडर है इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। Next to 15th question, to maintain a rotor at a uniform angular speed of, angular speed represent किससे करते हैं? ओमेगा से, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी कहें या एंगुलर स्पीड कहें तो लिखें गिवन ओमेगा इक्वल टू 200 रेडियन पर सेकेंड गिवन। तो ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा दिख रहा है और आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये बहुत बहुत अभी तक का सबसे स्मॉल क्वेश्चन हो जाएगा। तो गिवन ओमेगा इक्वल टू 200
रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7.15 है क्या? और कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। एन इंजन नीडेड टू ट्रांसफर अ टॉर्क ऑफ 180 न्यूटन इंटू मीटर। टॉर्क 180 न्यूटन इंटू मीटर। तो किसी सिस्टम को 200 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर स्पीड से घुमाने के लिए इंजन को कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है? इतना, है ना। आपसे पूछ रहे हैं उस इंजन का पावर क्या होगा, इंजन का पावर क्या होगा, किस पावर से एनर्जी सप्लाई करनी होगी। तो जिस तरह से लीनियर में, मैं लीनियर की कहानी सुनाता हूं, P इक्वल टू एफ इंटू वी होता है, याद आ जाएगा आपको। P इक्वल टू एफ इंटू वी, एफ फोर्स है, वी स्पीड है। फोर्स इंटू स्पीड क्या होता है? पावर। कैसे? ऐसे, P इक्वल टू W अपॉन टी तो जानते हो 9th क्लास से, रेट ऑफ डूइंग वर्क। W को क्या कहते हैं? W को हम कहते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, स्पीड। सही बात है। तो जिस तरह से लीनियर में आपको एक फॉर्मूला पता है, P इक्वल टू एफ इंटू वी, P इक्वल टू पावर। एंगुलर में क्या होता है? तो एंगुलर में पावर होता है टॉर्क इंटू ओमेगा, दैट्स इट। तो एक नई बात पता चलिए, पूरे सिलेबस में कहीं डेरिवेशन नहीं मिलेगा, है ना। तो लिखिए पावर इन रोटेशनल मोशन, पावर इन रोटेशनल मोशन। मैं हर फॉर्मूला रिलेट करके बता रहा हूं ताकि आपको एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना। आपको एक फॉर्मूला पता है और आपको पता है इसके कॉरस्पॉन्ड यहां पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, तो फोर्स के कॉरस्पॉन्ड टॉर्क है, वी के कॉरस्पॉन्ड ओमेगा है। तो पावर किसमें आ गया? रोटेशनल में। अब इसको आप एंड कीजिए, क्वेश्चन एंड कीजिए आपको। P इक्वल टू 180 इंटू 200। ये पावर सही यूनिट में तो है ना? बिल्कुल ठीक है। हाँ बताइए। 36,000 ही लिख देते हैं। वॉट, 36,000 वॉट। आप आंसर चेक करना, मे भी सही होना चाहिए। 36,000 वॉट। इसमें लिखा हुआ 36 किलो वॉट, किलो मतलब 1000, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर। कोई कुछ बोला ही नहीं। 16th क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 7.16 याद है वो r/6 आंसर आया था। एक डिस्क में से r/2 रेडियस का पोर्शन कट करके हटा दिया था, तो नए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन थोड़ी शिफ्ट हो गई थी, और कितना शिफ्ट हुई थी वो मैंने करवाया था। काफी बच्चे घर से भी शायद कह रहे हैं यस, और यहाँ से भी पता लग गया ना, मिल गया। r/6 आ गया था फाइनली, शिफ्टिंग जो आई थी 5/6 r आया होगा, देन सबट्रैक्ट किया था तो पोजीशन में चेंज आया था। डायग्राम भी बनाया था, मैंने आपको बताया था ना। फॉर्मूले में माइनस आया था, जैसे होता है ना m1r1 प्लस m2r2, वो प्लस की प्लेस में माइनस था क्योंकि मास को सबट्रैक्ट किया था, कट करके अलग कर दिया था। ओके, तो अब 17th क्वेश्चन पर आना होगा। अ मीटर, ओके, अ मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो अगर मीटर स्टिक है, एक स्टिक है, समझ लो मीटर स्केल ही है, 1 मीटर लॉन्ग, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और उसके बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है उसका सेंटर, वहां पर नाइफ एज पर उसको बैलेंस कर दिया। मैं डायग्राम भी अभी बनाऊंगा। आगे क्या कह रहे हैं, व्हेन टू कॉइन्स, तो ये जो क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब दो कॉइन, व्हेन टू कॉइन ईच ऑफ मास 5 ग्राम आर पुट वन ऑन टॉप, मतलब दो कॉइन एक के ऊपर एक रख दिए जाते हैं, और कहां पर, अदर एट 12 सेंटीमीटर मार्क, 12 सेंटीमीटर जो पोजीशन है वहां पर ये दो कॉइन रख दिए जाते हैं। पहले स्केल कैसी थी, बैलेंस कंडीशन में थी, कोई कॉइन कहीं नहीं थे, बस एक मीटर स्टिक थी, और वो मिड से, सेंटर से कहां थी, बैलेंसिंग कंडीशन में थी। और
जैसे ही दो कॉइन रखते हैं बैलेंसिंग कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो डायग्राम से बात को समझते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने आई थिंक रीड कर लिया होगा, करना क्या है देख लेना। देखिए तो 7.17 एक मीटर स्टिक है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसका सब कुछ, और बिल्कुल मिड से एक नाइफ एज पर इसको बैलेंस किया हुआ है। ये नाइफ एज पहले भी आया था, दो नहीं है एक ही है, और एक अगर नाइफ एज है तो कहां बैलेंस होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पर, सेंटर पर। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए सेंटर ऑफ मास कहां होगा, मिड पर। यहां पर बैलेंसिंग कंडीशन आ जाएगी, कोई सीसा वाली कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। इधर भी कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी है, 1 मीटर। मीटर स्टिक का है ना, 100 सेंटीमीटर। तो दिस इज बैलेंसिंग कंडीशन फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट लाइन में तो ऐसा लिखा है। फिर इन्होंने क्या कहा कि जहां पर 12 सेंटीमीटर मार्क है, तो मार्किंग होती है ना स्केल पर, 0, 1, 2 और लास्ट में 100। तो जहां 12 सेंटीमीटर वाला कहीं लिखा होगा, कहीं तो होगा, तो 12 सेंटीमीटर वाली जो पोजीशन होगी वहां पर दो कॉइन रख दिए, 5 ग्राम के दो कॉइन रख दिए। जैसे थोड़ा सा भी मास रखेंगे ये स्केल नीचे की तरफ आने लग जाएगी, बट हम चाहते हैं कि ये बैलेंसिंग कंडीशन में रहे। तो हमने क्या किया, हमने नाइफ एज को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में कर दें। तो जैसे हम यहाँ कॉइन रखेंगे नाइफ एज को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में कर देंगे। तो मैं जस्ट इसके नीचे नई वाली कंडीशन बना रहा हूं। दिस इज आवर मीटर स्केल, 1 मीटर स्टिक जो कहा है कॉपी में, बुक में, और ये है कॉइन। यहाँ पर दो कॉइन है, एक के ऊपर एक, ठीक है, दो कॉइन है। ओके, ये है सी। अब नाइफ एज को कहां शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट। जितना ज्यादा यहां पर मास रखोगे, नाइफ एज को आपको लेफ्ट करना पड़ेगा बैलेंसिंग कंडीशन के लिए। आप सोचिए, है ना। तो इधर देख लो, एक मिनट इधर देख लो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। ये जो कॉइन रखे हुए हैं ये कितनी डिस्टेंस पर है, 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है पहली बात। और क्वेश्चन में कहा है जो नाइफ एज है, नई पोजीशन है, वो नई पोजीशन कितनी डिस्टेंस पर है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। यहां से कितनी डिस्टेंस है, 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। जो पहले कितने डिस्टेंस पर था, 50 पर, अब लेफ्ट हैंड से कितनी पोजीशन पर आ गया, 45 सेंटीमीटर। अब बैलेंस कंडीशन वापस आ गई। अगर आप नाइफ एज को यहीं रखते हैं और कॉइन रख देते हैं तो बैलेंस नहीं होगा, गिर जाएगा। बट आप कॉइन भी रखते हैं प्लस नाइफ एज को 45 पर कर देते हैं, वापस बैलेंसिंग कंडीशन है। क्वेश्चन में ये बताया, अभी तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। अब आपको क्या बताना है, इस मीटर स्टिक का मास कितना है ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, मास कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम करते हैं, सेंटर ऑफ मास पर, मिड पॉइंट पर। तो यहां से कितना वेट नीचे की तरफ जा रहा है, लेट डब्ल्यू। तो डब्ल्यू क्या होता है, mg। ये m क्या है, मास ऑफ द स्टिक। यहां पर यहां से भी नीचे कुछ आ रहा होगा, लेट डब्ल्यू डैश। डब्ल्यू डैश क्या है, mg, स्मॉल mg। ये स्मॉल m कितना है, 10 ग्राम, सही क्या। 5 ग्राम का एक कॉइन है और 5 ग्राम के दो कॉइन है, तो टोटल कितना हो जाएगा स्मॉल एम, 10 ग्राम, ठीक है। तो हमें स्मॉल एम पता है, कैपिटल एम पता करना है, जी की वैल्यू 9.8 हम ले लेंगे। हमें डिस्टेंसेस सारी बताई है इन्होंने, 50, 45, 5, 12 सब बताइए। हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम को यूज लेकर कैपिटल एम पता कर लेंगे। तो डायग्राम आपको बनाने हैं और जल्दी बनाने हैं।
बच्चों अटेंडेंस ले लेना, सेंड कर देना। हाँ भाई हो गया दिखता है, तो स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन। सर 1 मिनट। ओके बनाइए बनाइए। तो कुछ आगे की बात सुनिए फिर। देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट्स नेगेटिव होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होते हैं। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट मोमेंट क्या होगा, जीरो। मोमेंट मतलब टॉर्क है ना, फोर्स का टॉर्क किसके अबाउट, रोटेशनल एक्सिस के अबाउट। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको हम इसके अबाउट रोटेशन लेंगे। अब इस पॉइंट की कुछ नेमिंग करते हैं। लेट के नाइफ एज, नाइफ एज है ना, इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूं, के। नाइफ एज नई पोजीशन है, इसको मैंने कह दिया के। तो के से सी तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। इस स्टिक की, ये जो स्टिक है ना, इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी। लेफ्ट एंड है ए और राइट एंड है बी। तो ए बी का मास पता करना है हमें। हाँ कॉइन कहीं रखे हुए हैं, क्या करें, कॉइन के लिए नेमिंग करना तो जरूरी नहीं है। आपने 12 सेंटीमीटर लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए कौन से फोर्स हैं, मुझे तो दो ही दिख रहे हैं, दो ही तो है फोर्स, 1 2। और कोई फोर्स कि दो ही है। अगर हम के अबाउट रोटेशन लें तो W डैश जो वेट है, वेट इज अ फोर्स। ये वेट इस रॉड को इस डायरेक्शन में घुमाएगा, इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। राइट साइड में जो वेट है, सी पॉइंट इस नाइफ एज के तो राइट में ही है। तो नाइफ एज के राइट में जो फोर्स है W, वो इस रॉड को कैसे नीचे लेकर आएगा, क्लॉकवाइज। और दोनों जब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे 100%, तब ये ए बी स्टिक बैलेंसिंग कंडीशन में रहेगी। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बैलेंसिंग कंडीशन में है, आपको क्या बताना है, कैपिटल है। तो हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाना आपको सीखना होता है, और काफी इक्वेशन हम बना चुके हैं, आज और बनाते हैं। तो डायग्राम के ये एरो और दिखा देना, और फिर हम इक्वेशन बनाते हैं। करें शुरू। by taking moment about point k मैंने मार्क किया है। by taking moment about point k, about point k, तो देखिए w डैश इंटू 12 माइनस w इंटू, आप बताओ, ये 12 गलत लग रहा है गाइस। हम मोमेंट किसके अबाउट ले रहे हैं, के अबाउट। तो डिस्टेंसेस कहां से मेजर करेंगे, के से। तो बताइए ये डिस्टेंस कितना है, के से है ना, ये डिस्टेंस कितना है, 45 माइनस 12, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। हाँ भाई कर लिया सब्ट्रैक्ट, 33 सेंटीमीटर। तो ये 12 नहीं होगा, बिल्कुल सही समय पर सही याद आ गया। तो डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं फोर्स का, रोटेशनल एक्सिस, जिसके अबाउट आप मोमेंट ले रहे हैं। तो हम के अबाउट ले रहे हैं। ओके W इंटू, ज्यादा सोचना ही नहीं है, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है आपको सी और के बीच का, इक्वल टू 0, बिकॉज रोटेशन नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम है, इसलिए नेट टॉर्क 0। हाँ भाई
वैल्यू पुट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो W डैश इंटू 13 इक्वल टू W इंटू 5। W डैश के प्लेस पर स्मॉल m G इंटू 33, कैपिटल M इंटू G इंटू 5। स्मॉल g को कैंसिल कर दें, वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल m की वैल्यू है 10 ग्राम। अगर आप स्मॉल m की वैल्यू ग्राम में पुट करेंगे, कैपिटल M आपको ग्राम में मिलेगा, ठीक है ना। स्मॉल m की वैल्यू अगर आप ग्राम में पुट करेंगे तो कैपिटल M भी ग्राम में मिलेगा। अगर स्मॉल m की वैल्यू केजी में पुट करेंगे तो कैपिटल M भी केजी में मिलेगा। हम ग्राम में पता करते हैं ना, तो 10 इंटू 33 इक्वल टू कैपिटल M इंटू 5, 66 ग्राम। सही बात। तो कैपिटल M कितना आ रहा है, 66 ग्राम आ रहा है ना। तो हमने काफी क्वेश्चन किए जिन पर मोमेंट लेना होता है, आगे भी आएंगे एक दो और है, अब तो ज्यादा नहीं एक्सरसाइज की। सर हाँ बोलिए, कुछ कोई कह रहा है। सर बोलिए। W डैश के अगेंस्ट नॉर्मल फोर्स जो उसे बैलेंस करेगी वो भी तो होगी ना अपवर्ड साइड में। हाँ देखिए, बता ही देता हूं मैं। यहाँ पर ये जो नाइफ एज है ना, नाइफ एज का रिएक्शन फोर्स होता है ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल होता है ना। हॉरिजॉन्टल तो नहीं कहें इसको, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। बट आप देखें इस रिएक्शन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर रही है, याद आ गया। तो जिस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं वहीं से पास कर रही है, तो इस फोर्स का तो कोई मोमेंट होगा ही नहीं, है ना। तो आप डायग्राम में आर शो कर दें, बट इस आर का कोई मोमेंट नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम लिखता, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, तो मैं क्या लिखता, W डैश प्लस W इक्वल टू आर। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम समझ गए ना। वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स सेम हो जाते, वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस होते। बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो आर का के अबाउट कोई मोमेंट नहीं होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है कुछ आप जो कह रहे थे, सही बात है। हाँ भाई जल्दी बताएं, ठीक है ना। सर यस सर ये जो पॉइंट बी है सर, यहाँ से ये क्लॉकवाइज कैसे कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पॉइंट बी अपवर्ड्स से जाएगा ना। नहीं, देखिए के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। सबसे पहली बात तो ये स्टिक किस पर टिकी हुई है, के पर, तो रोटेशन होगा तो के अबाउट होगा। अब अगर मैं सी पॉइंट से, के राइट में है सी पॉइंट, सी से मैं इसको नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इतना, भाई वेट है ना इसका खुद का, तो ये रॉड ऐसी तो आएगी नीचे, यस सर। है ना, बस इतना सा। ओके, और सी के सॉरी के लेफ्ट में जो वेट है वो इसको इधर घुमाएगा, सीधी सी बात। तो ये बात तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन। टाइम बताइए, है कुछ टाइम? बिल्कुल अच्छी बात है। अ सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन्स। कुछ डेटा ही नहीं है इसमें, तो न्यूमेरिकल डेटा तो दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। A solid sphere rolls down two different inclined planes of same height but different angles of inclination. डायग्राम भी बनाऊंगा मैं, दो इंक्लाइंड प्लेन दिखाऊंगा जिनकी हाइट सेम होगी, दोनों से हम सॉलिड स्फीयर को, है ना, वहां से रिलीज कर देंगे और रोल करता हुआ नीचे आएगा। और पूछ क्या रहे हैं, विल इट रीच द बॉटम विद सेम स्पीड। एक बात, इन ईच केस, ओके, इफ सो विच वन एंड वाई। देखते हैं। विल इट, अच्छा दूसरा क्वेश्चन एक और है, विल इट टेक लॉन्गर टू रोल डाउन ऑन प्लेन देन अदर। ठीक है, तो डायग्राम से बात को समझते हैं। आपको क्या पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग। याद आया कुछ? काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग टॉपिक किया था हमने। ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी होता है रोलिंग। रोलिंग समझ गए ना। एक तो होता है प्योरली रोटेशन लाइक फैन, एक होता है प्योरली ट्रांसलेटरी लाइक एरोप्लेन जा रहा है, और एक होता है रोलिंग जो मोटर व्हीकल्स के व्हील करते हैं।
तो रोलिंग में टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? रोलिंग में टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? फॉर्मूला याद करें तो पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग, बताइए। वो था ना के आर प्लस के टी, रोटेशन में और है ना ट्रांसफर में, तो वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मैं पूरा ही बता रहा हूं आपको। आई की वैल्यू क्या होती है? एम आर स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है वी स्क्वायर। नहीं, आई की वैल्यू होती है एम के स्क्वायर, ओमेगा होता है वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। याद आ गया कुछ? लीनियर है ना। v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? v बाय आर और प्लस हाफ कैपिटल एम ही लिख देता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या कॉमन आ गया था उस दिन? हाफ एम वी स्क्वायर। ये मैं सेकेंड टाइम बता रहा हूं। ब्रैकेट के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1, देखो आया ना। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग तो क्या होता है? रोटेशन में और ट्रांसफर में काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। ओके, तो ये तो किया हुआ है। आप सेकंड टाइम अगर लिखना चाहें तो लिख लें, ये आपका किया हुआ है। इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये तो मैं एक्स्ट्रा आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन का जो पार्ट है वो है डायग्राम, देखिए। ओके, तो दो इंक्लाइन प्लेन है लेट, एक ये है ए बी इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पर एंगल है θ1, ठीक है। दूसरा इंक्लाइन प्लेन देखें, हाइट सेम रखनी है मुझे, हाइट सेम रखनी है बट एंगल थोड़ा सा स्मॉल है। ये एंगल है θ2। देखो एंगल θ1 ज्यादा है, एंगल θ2 थोड़ा कम है। हाइट सेम है, अगर यहाँ पर हाइट h है तो यहाँ पर भी हाइट h ही है, ऐसा कहा है क्वेश्चन में, ठीक है। हाइट सेम है। ओके, ये इंक्लाइंड प्लेन है PQ, तो AB की लेंथ कम है, PQ की लेंथ ज्यादा है। देख रहे हैं आप, AB इंक्लाइंड प्लेन, PQ इंक्लाइंड प्लेन, तो प्लेन कौन सा बड़ा है? PQ बड़ा है। पाथ कौन सा बड़ा है? PQ पाथ बड़ा है। हाइट सेम है, हाइट सेम है। A पॉइंट की P पॉइंट की हॉरिजॉन्टल सरफेस से हाइट सेम है। तो यहां से अगर हम किसी सॉलिड स्फीयर को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो सॉलिड स्फीयर रोल करता हुआ नीचे आता है, ये रोल करता हुआ नीचे आएगा, नीचे आएगा रोल करता हुआ, तो दोनों एरो बता रहा हूं, नीचे भी आएगा और घूमता हुआ आएगा। और यहां से भी उसी सॉलिड स्फीयर को अगर हम छोड़े, वो भी रोलिंग करता हुआ नीचे तो आएगा। आपसे पूछ रहे हैं एक तो स्पीड और टाइम, आई थिंक क्या पूछ रहे हैं आप? देखो दो बातें पूछिए, कौन सा स्फीयर या क्या दोनों सेम स्पीड से आएंगे क्या? देखते हैं वो नो यस। तो एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा टाइम, क्या सेम टाइम पर आएंगे क्या, या किसी को ज्यादा टाइम लगेगा? तो किसको ज्यादा टाइम लगेगा ये बताओ, है ना। तो हाँ भाई पाथ बड़ा है तो आप सोच रहे हैं, बट एग्जाम में आंसर नहीं लिखना है, सॉल्यूशन करके आंसर आना चाहिए, है ना। सॉल्यूशन करके आंसर आना चाहिए। तो एक फॉर्मूला आपके सामने है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज लेंगे। अब मैं क्वेश्चन क्लियर कर लेता हूं है क्या। डायग्राम बना लिए दोनों, एंगल θ1 ज्यादा है, एंगल θ2 थोड़ा कम है, इतना बना लो। क्वेश्चन नंबर 18, विल इट रीच द बॉटम विथ सेम स्पीड इन ईच केस? तो क्या सेम स्पीड होगी? अभी पता लगाते हैं, सेम स्पीड होगी या नहीं होगी। टू तो नीचे आएगा, ये m कैंसिल हो गया, 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
देखिए स्पीड के लिए मैंने सही किया क्या, आपको याद दिला दूं, जो स्फीयर हाइट पर है, ए पर हाइट पर है h, जब स्फीयर कहाँ है, ए पॉइंट के वहां है, तो उसकी हाइट कितनी है, h है। तो स्फीयर में कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। जब स्फीयर कहाँ आ जाएगा, ये स्फीयर कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। अब वो एनर्जी गई कहाँ, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इस काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, mgh। देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v का फॉर्मूला सही लिखा गया मैंने, ये देखिए इससे यहां पर देख लो एक बार, 2 ऊपर आएगा, और कुछ बाकी अंडर रूट तो होना ही है। तो ये v का फॉर्मूला है। अब आप सोचिए, क्या ये v अलग हो गया क्या, कुछ चेंज आएगा क्या, यहां पर जब स्फीयर आएगा तब भी तो उतनी ही हाइट नीचे आ गया, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में यहां भी चेंज होगी, यहां भी चेंज होगी। तो पहला जो आंसर है ना, इन ईच केस द स्पीड ऑफ स्फीयर विल सेम और डिफरेंट, तो सेम होगी या डिफरेंट होगी ये बताना। तो मुझे लगता है सेम होगी। क्यों सेम होगी, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का रेशियो यहाँ पर दोनों जगह सेम है, स्फीयर तो सेम है ना, स्फीयर सेम है तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सेम, जी की वैल्यू सब जगह सेम होती ही है। क्वेश्चन में कहा है सेम हाइट, एच सेम है, एच सेम है इसलिए वी सेम होगा। कुछ बदलने वाला दिख ही नहीं रहा है मुझे, तो स्पीड बोला है इन्होंने, स्पीड v, तो v दोनों प्लेन के लिए सेम होगा। जब a से b तक पहुंचेगा, जब p से q तक पहुंचेगा स्फीयर, दोनों कंडीशन में v सेम होगा, v सेम होगा, पहला आंसर। तो ये जो फॉर्मूला था ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसमें आप क्या लिखेंगे, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं फर्स्ट स्टेप, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में भी मिलता है, m से m कैंसिल। तो जैसे आपका फॉर्मूला आ जाता है, तो इस रिजल्ट से मुझे पता लग रहा है द स्पीड रिमेन सेम, रीजन h सेम, h सेम, क्वेश्चन में कहा है ना h सेम, इसलिए v सेम, h सेम है इसलिए v सेम होगा। कीजिए इसको। और फिर क्या कहा है, will it take longer to roll down one plane than another, और अगर ऐसा है तो किस प्लेन में ज्यादा टाइम लगेगा। तो बी और सी तो कनेक्टेड हैं, ए तो हो गया सेम, स्पीड सेम, ये ए था। अब बी और सी की बात करें, टाइम की पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो हाइट सेम है, ए बी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एच एंड थीटा वन, ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा। तो देखिए आप कहते हैं ना साइन थीटा वन इक्वल टू एच अपॉन ए बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मुझे टाइम पता लगाना है, आगे सॉल्व करना है ना क्वेश्चन, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड तो ये रही, डिस्टेंस भी तो पता करूं। तो फर्स्ट डायग्राम में ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी स्फीयर को, ए से बी तक, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन साइन थीटा वन, ट्रू, सही बात है। इसी तरह से वहां पर बताइए पी क्यू क्या होगा, एच अपॉन साइन थीटा टू, बिल्कुल सही, सही सोच रहे हैं ना, एच अपॉन साइन थीटा टू। और मुझे लग रहा है पी क्यू ज्यादा होगा, सही बात है, पी क्यू लेंथ ज्यादा है। हाँ, तो मुझे डिस्टेंसेस दिखाई दे रही है। लेट फर्स्ट जो ए बी पाथ है उसको ट्रेवल करने में t1 टाइम लग रहा है, तो लेट t1 टाइम है ना, लेट द स्फीयर टेक्स t1 टाइम एट फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन t1। तो t1 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड तो सेम है,
डिस्टेंस अलग है, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 साइन थीटा 1 इंटू, अब 1/V1 आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा मुझे ना, अंडर रूट में तो है ही, 1/V1 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल k² प्लस 1/2GH, ठीक है। अब अगर ये बाहर वाले h को अंदर ले आए तो नीचे से एक कैच कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, समझ रहे हो ना, बाहर वाला h जब अंदर जाएगा तो h² हो जाएगा, ऊपर h² आएगा यहाँ पर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 इक्वल टू आएगा फॉर्मूला 1/sin थीटा 1 अंडर रूट h ब्रैकेट k² प्लस 1/2g, ठीक बात। तो कुल मिलाकर ये जो अंडर रूट के अंदर अंदर जो टर्म है वो फर्स्ट वाले इंक्लाइंड प्लेन के लिए भी सेम होगी, सेकंड वाले इंक्लाइंड प्लेन के लिए भी सेम होगी, और क्या डिफरेंट होगी, अगर आप सेकंड वाले इंक्लाइंड प्लेन के लिए t2 टाइम पता करेंगे, सेकंड वाले इंक्लाइंड प्लेन के लिए t2 टाइम पता करेंगे, तो आप क्या कहेंगे, सिमिलरली, पूरा नहीं करना है, सिमिलरली t2 क्या होगा, 1/sin थीटा 2 अंडर रूट h ब्रैकेट k² प्लस 1/2g। तो आप देखिए टाइम सेम लगेगा या नहीं लगेगा, पहले तो ये बताओ, क्या टाइम सेम रहेगा या सेम नहीं रहेगा, क्या एंगल सेम है, नहीं, एंगल सेम नहीं है, तो टाइम भी सेम नहीं लगेगा, पहला आंसर जो बी इन्होंने कहा है ना, तो सेम नहीं लगेगा। अब आप बताइए किस प्लेन में कम टाइम लगेगा, किस में ज्यादा लगेगा, तो उस प्लेन में ज्यादा टाइम लगेगा जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा है, उस प्लेन में ज्यादा टाइम लगेगा, उल्टा है ना, तो उस प्लेन में कम टाइम लगेगा जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा है, 1 में है ना साइन थीटा 1, और उस प्लेन में ज्यादा टाइम लगेगा जिसका इंक्लिनेशन झुकाव कम है, सही बात। तो ये T1 का फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा, फिर सिमिलरली आप कहेंगे T2 सेकंड सरफेस के लिए। तो तीनों आंसर हो गए, पहला था स्पीड सेम होगी, बी पूछ रहे हैं क्या सेम टाइम लगेगा या नहीं, तो सेम नहीं लगेगा, डिफरेंट लगेगा टाइम, और सी पूछ रहे हैं अगर डिफरेंट लगेगा तो किस पे ज्यादा टाइम लगेगा, तो जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा है उस पे तो कम लगेगा, और जिसका इंक्लिनेशन कम है उस पर ज्यादा टाइम लगेगा। फॉर्मूले को देखकर पता लग रहा है ना, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, देखिए साइन थीटा 1 ज्यादा होगा तो T1 कम होगा, साइन थीटा 2 कम होगा वैल्यू में तो T2 ज्यादा होगा, ठीक बात। तो ये 18 क्वेश्चन था, कोई कुछ कह रहा है, बोलिए। सर इसमें अपन को ये एज्यूम करना पड़ेगा क्या कि थीटा 2 इज स्मॉलर देन थीटा 1? नहीं नहीं नहीं, ये हम हमारे अकॉर्डिंग करते हैं ना, फॉर्मूला बन गया ना, तो अब आप एक ही फॉर्मूले से कह सकते हैं कि उस इंक्लाइन प्लेन में टाइम कम लगेगा जिसमें एंगल ज्यादा है, और उसमें कम लगेगा जिसमें एंगल है ना, जिसमें एंगल कम है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, जिसमें एंगल ज्यादा है उसमें टाइम कम लगेगा। तो ये तो मैंने जानबूझकर दो डायग्राम बना दिए, आपको तो एक ही डायग्राम से काम हो जाएगा, आपको एक प्लेन के लिए करना है, फिर आप कहेंगे कि टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल पर, और कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंगल ज्यादा तो टाइम कम है। तो मैंने तो दो बना दिए ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए बात, देखकर भी तो पता लगता है हमको। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं। 7.19 आज का HW ट्राई करना, एक ही करना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना। कल हम पहले तो 15-20 मिनट तो ये देखेंगे और फिर चैप्टर शुरू करेंगे कुछ नया, ठीक है। कौन सा चैप्टर, ग्रेविटेशन। एक चैप्टर नंबर 5th भी छूटा हुआ है कुछ बच्चों का, तो अगर हम 5th चैप्टर करें तो कुछ बच्चों का चैप्टर हो जाएगा और जिनका हो गया उनका रिवीजन हो जाएगा, और 8 करेंगे तो 8 भी कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ चैप्टर नंबर 5th कर लेते हैं, और कैसे करेंगे, ग्रुप में आपको पूरे नोट्स मिलेंगे। आपको एक चैप्टर हमने किया था पहले, कभी थोड़ा कभी हमें फास्ट करना होता है, एक्सेलरेट करना होता है, तो हम ये तरीका भी लेते हैं, कोई ड्रॉबैक नहीं है उसका।
अब अपने घर पर थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हैंड रिटन नोट्स बना लेंगे, यहाँ समझेंगे, बना लेंगे, एक्सरसाइज जैसे हम अभी करते हैं वैसे उसमें भी करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे फिर, ताकि एक जो बीच में ब्लैंक है ना वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। थैंक यू। ये बुक लेना। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।